हेलो दोस्तों। लगभग सभी व्यक्ति के मन में ये सवाल आता ही है कि क्या दुनिया समाप्त हो जाएगी, या सूरज का क्या होगा, या पृथ्वी का क्या होगा। भविष्य में क्या सूरज पृथ्वी को निगल जाएगा या पृथ्वी सूरज में समा जाएगा। ये सवाल लगभग सभी छात्र और व्यक्तियों के मन में आते ही हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सूरज कभी पृथ्वी को निगल जाएगा। तो दोस्तों, हम साइंस के कुछ तथ्यों का उपयोग करते हुए बताएंगे कि आने वाला भविष्य में सूरज का क्या होगा या पृथ्वी का क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी सूरज से 150.22 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब इतनी दूर से सूरज कैसे पृथ्वी को निकलेगा? क्या सूरज में इतना पावर है कि वो पृथ्वी को निगल पाएगा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब सूरज के केंद्र भाग में परमाणु क्रिया चलती रहती है। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाने की प्रक्रिया सूरज के केंद्र भाग में चलती रहती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलेंगे और हीलियम का एक नाभिक बनाएंगे, साथ साथ एनर्जी भी बहुत मात्रा में निकलेगी दोस्तों। अब सोचने वाली बात है कि इस क्रिया के लिए आवश्यक तापमान करोड़ अंश के आसपास होनी चाहिए। अब भाई, रिएक्शन हो रहा है तो तापमान जरूरी है, और इतना बड़ा रिएक्शन हो रहा है तो करोड़ अंश के तापमान जरूरी है। अब इतना अधिक तापमान तारे के केंद्र भाग में ही होता है। तारे के केंद्र भाग में ही इतना अधिक तापमान हो सकता है। पूरा तारा हाइड्रोजन का भले ही बना हो, उसका 10 से 12% भाग जो केंद्र के पास मौजूद होता है, वही परमाणु प्रक्रिया के लिए ईंधन का कार्य करता है। तो हाइड्रोजन ही ईंधन का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब सवाल आता है कि ईंधन समाप्त होने पर सूरज का क्या हाल होगा, पृथ्वी की हालत क्या होगी, है ना? ये सवाल है दोस्तों। पृथ्वी की हालत क्या होगी अगर ईंधन समाप्त हो जाता है, हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो? क्योंकि हाइड्रोजन और कहीं से तो मिल नहीं रहा है। ठीक है। हमारा गणित यह बताता है कि सूरज का हाइड्रोजन रूपी ईंधन कुल मिलाकर 11 से 12 अरब साल काम देगा। सूरज की आयु 5 अरब साल है, यानी आगे चलकर कोई 6 से 7 अरब साल तक वह इसी तरह चमकता रहेगा। इसलिए हमें अपने वंशजों की भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतना साल 11 से 12 अरब साल बहुत होता है दोस्तों। ठीक है। जब किसी तारे का केंद्रीय ईंधन समाप्त होगा तो उसकी ऊर्जा निर्मित की क्षमता भी समाप्त हो जाएगी। अब भाई, ईंधन ही नहीं है तो वो ऊर्जा कहाँ से बनाएगा? अब ऊर्जा निर्माण होने के समय तारे में जो प्लाज्मा मौजूद है उसमें अंदरूनी दबाव होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले संकुचन को रोकते हैं। जो दबाव होता है वो क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण के होने वाले संकुचन को रोकता है, मतलब उसमें जो सिकुड़न होता है उसको रोकता है। अब यदि तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो ये दबाव भी बहुत घट जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक है। और तारे का केंद्रीय भाग संकुचित होगा। अब भाई, दबाव था तो संकुचन को रोकता था, अब दबाव ही घट गया तो केंद्रीय भाग क्या होने लगेगा? संकुचित होगा। अब केंद्रीय भाग सिकुड़ने पर प्लाज्मा का तापमान बढ़ेगा। अब केंद्रीय भाग जैसे ही सिकुड़ेगा, प्लाज्मा का तापमान बढ़ेगा, जिससे सिकुड़ने वाले केंद्रीय गोला अधिकाधिक तप्त हो जाएगा, और यह प्लाज्मा तपते तपते 10 करोड़ तापमान तक पहुंच जाएगा। तब उसमें नई न्यूक्लियर अभिक्रिया क्या होने लगेगी? चलने लगेगी। जैसे ही तापमान 10 करोड़ तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियर क्रिया चलने लगेगी। तारे के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन अब हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा। जितने हाइड्रोजन थे वो क्या हो जाएगा? हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा। इतना तो कहा जा सकता है कि हीलियम के 3 नाभिक एक साथ जुड़कर कार्बन का एक नाभिक बनाते हैं। इस क्रिया को इस प्रकार देख सकते हैं हम। देखिए दोस्तों, हीलियम का 3 नाभिक मिलेंगे और कार्बन का एक नाभिक बनाएंगे, साथ साथ फोटोन के रूप में ऊर्जा भी मुक्त होगी और गामा किरण निकलेगी जो ऊर्जा, ठीक है, गामा किरणों के रूप में क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। इस प्रकार कार्बन के नाभिक के साथ साथ गामा किरणों में ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अतः तारे से निकलने वाली ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। हाइड्रोजन के समाप्त हो जाने के बाद भी तारे से निकलने वाली ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, ये कहा जा सकता है।
क्योंकि अब ऊर्जा का निर्माण दूसरे मार्ग से होने लगा। पहले ऊर्जा का निर्माण किससे होता था? हाइड्रोजन से हीलियम बनता था तब होता था। अब ऊर्जा का निर्माण कैसे हो रहा है? हीलियम से कार्बन बन रहा है तब हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब सूरज अभी प्रकाशमान रहेगा, मतलब बहुत समय तक प्रकाशमान रहेगा, लेकिन सूरज का रूप बदल जाएगा। अब सूरज का रूप कैसे बदल जाएगा ये देखते हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब यह दो भागों में बढ़ जाएगा। पहला भाग वही केंद्र के पास भीतरी हिस्सा जो न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में ऊर्जा निर्माण करेगा। पहला भाग केंद्र के पास रहेगा जिसमें क्या होगा? हीलियम नाभिक मिलकर कार्बन नाभिक बनाएंगे और ऊर्जा का निर्माण करेंगे, और वहाँ तापमान और दबाव बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग इसका बाहरी हिस्सा होगा जो अपेक्षाकृत कम तापमान का है, और इस पर पहले भाग द्वारा निर्मित बढ़ते दबाव अपना प्रभाव दिखाएंगे। दूसरे भाग पर प्रभाव किसका दिखेगा? पहले भाग द्वारा निर्मित बढ़ते दबाव वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब दबाव की वजह से यह बाहरी भाग क्या हो गया? फूलने लगेगा, यानी फैलने लगेगा, यानी बाहर से देखने वाले को एक ऐसा तारा दिखाई देगा जिसका साइज बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, जब प्लाज्मा का गोला फूलता है उसका तापमान गिरता है, और गिरते तापमान के कारण उस गोले का रंग बदलते जाता है। तापमान के साथ रंग का बहुत ही बड़ा रिलेशन रहता है दोस्तों। अब लाल रंग सबसे कम तापमान से जुड़ा रहता है, अतः यह तारा फूलकर महाकाय बनेगा, बहुत बड़ा विशाल बन जाएगा और लालिमा बढ़ती जाएगी। इसलिए इस तारे को लाल दानव तारा कहते हैं दोस्तों। ये जो तारा बनेगा उसे लाल दानव तारा कहते हैं। तारे का व्यास बढ़कर मूल लंबाई के 100, 200, 300 गुना हो सकता है। सूरज के बारे में इतना कह सकते हैं कि इसका व्यास इतना बढ़ेगा कि वह बुध, शुक्र, पृथ्वी और शायद मंगल को भी निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि सूरज पृथ्वी को निगल सकती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए बहुत ही वर्षों का समय लगेगा दोस्तों। इसके लिए अभी से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर करें।